हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग बीए से पढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन विथ इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी तक हमने एडमिशन, कन्फेशन ये सब पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जो है डाइंग डिक्लेरेशन। कि अगर कोई डिसीज्ड पर्सन अपनी डेथ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देता है तो वो कब रेलेवेंट होगी और क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जिन केसेस में वो उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट होती है। पहले ये सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था, जो कि अब बीएसए के कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 26 का ए है ये, और पहले था 32 का फर्स्ट क्लॉज। टोटल 8 ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर रेलेवेंट हो जाती है स्टेटमेंट्स। ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये किस रूल पे बेस्ड है? ये है रूल ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड। क्या कहता है ये सेक्शन की कोई भी स्टेटमेंट रिटन या वर्बल है वो रेलेवेंट हो जाएगी अगर वो किसने की है? वो की है कोई इंसान है जिसकी डेथ हो गई है, फर्स्ट। दूसरा, या फिर वो इंसान मिल नहीं रहा है, या वो इनकेपेबल हो गया है, या फिर चौथा, उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती विदाउट एनी अनरीजनेबल डिले या एक्सपेंस के। तो इन केसेस में कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट होगी, ये बताया है सेक्शन नंबर 26 में। तो इसका जो ए वाला है वो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो है डाइंग डिक्लेरेशन। तो हमने देखा कि सेक्शन नंबर 26 जो है उसमें 4 लोगों की स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। कौन कौन से? जिसकी डेथ हो गई है, जो मिल नहीं रहा है, जो इनकेपेबल हो गया है, या जिसकी अटेंडेंस जो है वो जिसको बुलाया नहीं जा सकता बिना अनरीजनेबल डिले के या बिना अनरीजनेबल एक्सपेंस के। तो ये 4 तो पर्संस हो गए जिनकी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। अब कब रेलेवेंट होगी ये सर्कमस्टांसेस हम पढ़ेंगे। वो स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? वो रिटन भी हो सकती है, वो वर्बल भी हो सकती है, और अभी हम केसेस के थ्रू देखेंगे कि और कौन से फॉर्म में हो सकती है। तो पहला क्या है हमारा? ए जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है, जो पहले कौन से में था? फर्स्ट क्लॉज में था 32 के। क्या कहता है ये? व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ। मतलब जो स्टेटमेंट दी है वो किसने दी है? ऐसे इंसान ने दी है जिसकी डेथ कॉज हो गई है, और वो जो स्टेटमेंट है वो उसकी डेथ से रिलेटेड है। तो पहली चीज तो क्या हो गई? हमने फर्स्ट लाइन से क्या इन्फर करा कि जो स्टेटमेंट है वो किसने दी है? पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ। अपनी डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अपनी डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट होनी चाहिए हिज ओन। अगर जैसे कोई इंसान है, उसने मरने से पहले किसी और की कॉज ऑफ डेथ के बारे में स्टेटमेंट दी है, तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी क्या? तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? उसकी खुद की डेथ से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कोई महिला है, उसके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसने क्या करा? अपने हस्बैंड की डेथ का कॉज बताया और उसके बाद खुद सुसाइड कर ली। तो ये जो महिला की स्टेटमेंट है उसके हस्बैंड की डेथ के कॉज से रिलेटेड, तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी? तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो उसके खुद की डेथ से रिलेटेड नहीं है, उसकी खुद की डेथ के कॉज को नहीं बता रही है, वो उसके हस्बैंड के डेथ को कॉज को बता रही है। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि वो खुद की डेथ से रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि उसकी कॉज ऑफ डेथ, उसकी डेथ का कॉज, तो वो इंसान जो है पहले उसकी डेथ तो होनी चाहिए ना। तो नेक्स्ट हमने एसेंशियल क्या देख लिया कि जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है कि उसकी डेथ हो जानी चाहिए। मतलब अगर उसकी डेथ नहीं हुई है, जैसे किसी ने स्टेटमेंट दी और वो हॉस्पिटल में था या थी, उसने स्टेटमेंट दी, अब उसकी डेथ नहीं हुई, तो क्या जो उसकी स्टेटमेंट है उसकी कॉज से रिलेटेड वो रेलेवेंट होगी क्या एज डाइंग डिक्लेरेशन? तो वो एज डाइंग डिक्लेरेशन तो
नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसकी डेथ ही कॉज नहीं हुई है। पर वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकती है कहां पे, सेक्शन 157 जो था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का वहां, या सेक्शन 145 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था। और ये दोनों अब हमारे बीएसए में कहां पे दिए हुए हैं, तो ये हमारे दिए हुए हैं सेक्शन नंबर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 160 और ये वाले का है 147 का 148, 145 का कौन सा है 148 बीएसए में। ठीक है, तो अगर पहले एसेंशियल क्या था कि जो स्टेटमेंट है वो उसकी खुद की डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, उस इंसान की जिसने स्टेटमेंट दी है उसकी डेथ होना मैंडेटरी है। अगर डेथ नहीं हुई है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। अब नेक्स्ट आगे का पढ़ते हैं। जो स्टेटमेंट उसने दी है वो क्या होनी चाहिए, तो वो स्टेटमेंट उसकी डेथ का कॉज बता रही है, मतलब उसकी डेथ का कारण बता रही है, तभी वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट है, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बता रही है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। जैसे कि इसका एक बहुत ही कॉज तो हमें समझ आ गया कि कॉज ऑफ डेथ बता रही है, या फिर क्या कर रही है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बता रही है जो ट्रांजैक्शन है उसकी डेथ का। इसका हम बहुत फेमस केस देखेंगे, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का। क्या बताया है इस केस में, इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड जाता है अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं पैसे कलेक्ट करने जा रहा हूं या मैं किसी एक्स इंसान से मिलने जा रहा हूं। अब जब ये इंसान जाता है हस्बैंड, तो क्या होता है कि ये वापस आता ही नहीं है बहुत दिन तक, इसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो ये जो इसने स्टेटमेंट दी अपनी वाइफ को कि मैं जा रहा हूं पैसे लेने, ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ये इसकी डेथ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गई, क्योंकि वो वहां गया उसके बाद उसकी डेथ कॉज हो गई। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसे रेलेवेंट हुई थी, जो उसने अपनी वाइफ को कहा था कि मैं पैसे लेने जा रहा हूं, वो हो गई डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, तो एक तो डायरेक्टली कॉज बता रही है कि हाँ जैसे किसी ने आपको मारा पीटा और डेथ हो गई। ठीक है, तो जो मारपीट हुई वो डिसीज जो है वो हॉस्पिटल में अगर बता देता है कि मेरी इस वजह से डेथ कॉज हो रही है, तब तो वो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ है, तब तो डाइंग डिक्लेरेशन डायरेक्ट हो जाएगी। पर ऐसे सर्कमस्टांसेस बता रहा है जिसमें उसकी डेथ कॉज हुई है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे एज डाइंग डिक्लेरेशन। तो दो टाइप की स्टेटमेंट्स यहां पे रेलेवेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, पर कब रेलेवेंट होगी, जब उसकी डेथ जो है पर्सन की वो क्वेश्चन में है। जब डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कोर्ट के सामने, तभी तो वो डाइंग डिक्लेरेशन को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन एज टू डेथ ऑफ पर्सन। पर्सन की डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन जब होगा कोर्ट के सामने, तभी कंसिडर की जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, सच स्टेटमेंट आर रेलेवेंट, चाहे वो इंसान जो है उसको उस वक्त एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी डेथ होगी या नहीं थी। दोनों ही केसेस में जो ये वाला पॉइंट है कि चाहे उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी डेथ हो सकती है, तब भी अगर उसने स्टेटमेंट दी है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। पर वहीं इंग्लिश लॉ में ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नेसेसरी, तो इंडिया में क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। कोई जरूरी नहीं है कि उस इंसान को लग रहा हो कि मेरी डेथ कॉज होने वाली है। अगर उसने नॉर्मली स्टेटमेंट दी है और उसकी जो स्टेटमेंट है वो उसकी डेथ के कॉज से रिलेटेड है या ऐसे सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड है जिनकी वजह से उसकी डेथ कॉज हुई है, ट्रांजैक्शन का पार्ट है,
तो फिर वो वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी रेलेवेंट। ये सारे हमने एसेंशियल्स देखे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें क्या होना चाहिए, वो स्टेटमेंट उसकी डेथ से रिलेटेड होना चाहिए, जिसने स्टेटमेंट दी है उसकी क्या होनी चाहिए, डेथ कॉज होना जरूरी है। अगर डेथ कॉज नहीं हुई तो वो जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन तो नहीं कहलाएगी, हो सकता है वो क्या बन जाए, वो रेलेवेंट हो सेक्शन 160 में बीएसए के, जो किस चीज की बात करता है कि जो स्टेटमेंट्स कोरॉबोरेशन वाली होती है, पुरानी स्टेटमेंट्स, उसको रेलेवेंट माना जाएगा, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए रेलेवेंट हो जाती है प्रीवियस स्टेटमेंट्स। 145 एविडेंस का था और अब कौन सा है, बीएसए का 148। ठीक है, तो ये ऐसे रेलेवेंट होगी, पर अगर डेथ कॉज नहीं हुई तो डाइंग डिक्लेरेशन तो वो नहीं मानी जाएगी। अब जो स्टेटमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, वो या तो सीधे सीधे डेथ का कॉज बता रही है, जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दी है उसकी खुद की डेथ का कॉज होना चाहिए, या फिर सर्कमस्टेंसेस बता रही है जिस ट्रांजैक्शन में उस इंसान की डेथ हुई है उससे रिलेटेड। कब ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी, जब उसकी डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है, सिर्फ तब रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट चीज है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो इंसान अंडर एक्सपेक्टेशन था कि मेरी डेथ कॉज हो सकती है, मतलब अगर एक्सपेक्टेशन नहीं थी तब भी क्या हो जाएगा, तब भी वो उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच कॉज ऑफ डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, मतलब किसी भी टाइप का नेचर है, कोई से भी नेचर की प्रोसीडिंग है, रेलेवेंट होगा, जो उसने स्टेटमेंट दी है वो एज डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगी। अब ये वाली जो स्टेटमेंट्स है इनको क्यों रेलेवेंट माना गया है, इसको रेलेवेंट इसलिए माना गया है, मैंने आपको पहले ही बताया, रूल ऑफ नेसेसिटी की वजह से। किस वजह से बताया है, रूल ऑफ नेसेसिटी की वजह से। और नेक्स्ट क्यों रेलेवेंट होती है ये, क्योंकि हमारी जो है लैटिन मैगजीम है एक, नेमो मॉरिटस प्रोसिट्रम मॉरिटरी मेंटरी, मतलब जो द मैन विल नॉट मीट हिज मेकर with lie in his mouth। तो ये दोनों क्या है हमारे रीजंस, जिस वजह से डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रेलेवेंट मानी जाती है। एक तो रूल ऑफ नेसेसिटी है, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जो इंसान जिसकी डेथ कॉज हो रही है वो खुद बता रहा है अपनी डेथ से रिलेटेड कोई फैक्ट, तो उसको रेलेवेंट माना गया है। और ये जो एविडेंस होता है डाइंग डिक्लेरेशन का, ये किस नेचर का होता है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, तो ये बिना कॉरबोरेशन के भी कंसिडर किया जा सकता है, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन पे किसी का कन्विक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट नहीं कर सकता कन्विक्शन। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कर सकता है, अगर कोर्ट को लग रहा है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो बहुत ही रिलायबल है तो कोर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका केस कौन सा है, बहुत ही फेमस केस है जो हम सबको याद रहता है, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसको कोरॉबरेट किया ही जाए, अगर कोर्ट को रिलायबल लगती है तो कोर्ट इसके बेसिस पे भी कर सकता है कन्विक्शन। नेक्स्ट चीज हमने जब ये पढ़ा था सेक्शन, उसमें सबसे पहले हमने क्या देखी थी, फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट में भी रिटन और ओरल, पर एक बहुत फेमस केस है हमारा अब्दुल्ला वर्सेस क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का।
इस केस में क्या बोला था, इस केस में ये बोला था कि जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है, मतलब जो डाइंग डिक्लेरेशन वाली या जो सेक्शन 32 क्लॉज 1 एविडेंस एक्ट या अब का जो नया सेक्शन है 26A उसमें रेलेवेंट होगी, वो जरूरी नहीं है स्टेटमेंट या ओरल या रिटर्न ही हो, वो स्टेटमेंट्स ओरल रिटर्न जरूरी नहीं है, वो स्टेटमेंट ओरल या रिटर्न ही हो, वो साइन के फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब अगर कोई इशारे से कोई चीज बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल में है, अगर वो इशारे से कोई चीज बता रहा है तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी। तो साइंस के थ्रू भी अगर कोई स्टेटमेंट दी जा रही है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है? क्या एफआईआर कैन बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन? फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बताता है कि मेरे साथ ये चीजें हुई है, एफआईआर लिखवाता है और एफआईआर लिखवाते ही उसकी क्या हो जाती है, उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो क्या उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? क्या वो एज डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगी? तो यस, एफआईआर कैन बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है अगर वो एफआईआर करने के बाद जो इंसान है उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो एफआईआर को माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये हमने सारे डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें समझी कि डाइंग डिक्लेरेशन कब कब माना जाएगा। अब अगर हम इसके इलस्ट्रेशंस देखें, टोटल इस जो सेक्शन है इसमें 8 सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे डाइंग डिक्लेरेशन से। हम बाकी जो 7 पॉइंट्स है वो सारे भी देखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को अच्छे से समझें। इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है? द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज मर्डर्ड बाय बी, या ए जो है उसकी डेथ क्या इंजरी से हुई है क्या? ठीक है, तो ये वाला जो है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि क्या ए ने बी का क्या ए का मर्डर बी ने किया है क्या, या फिर ए जो है वो इंजरीज जो रिसीव हुई उसको ट्रांजैक्शन इन कोर्स ऑफ विच शी वाज रेप्ड, जब उसका रेप हुआ तब उसकी वजह से डेथ कॉज हुई है क्या? तो स्टेटमेंट बाय ए एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ या उसकी डेथ रेफरिंग रिस्पेक्टिवली मर्डर, रेप या उसके साथ जो गलत हुआ है, वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएगी। जैसे कि उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला। यहाँ पे सेकेंड वाली चीज देखते हैं। सेकेंड वाली क्या है कि ए के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी डेथ कॉज हो गई। अब उसने क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये कि क्या उसकी डेथ वो जो इंजरीज कॉज हुई उसके साथ जबरदस्ती करने की वजह से, उस वजह से हुई है क्या उसकी डेथ कॉज? तो जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आएगा तो वो उसने रेप से रिलेटेड भी अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेम ट्रांजैक्शन में हुई है इवेंट, इसलिए वो वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, उसकी डेथ का ट्रांजैक्शन बनेगा और रेलेवेंट हो जाएगा एज डाइंग डिक्लेरेशन। चाहे उसके साथ जो जबरदस्ती हुई है उससे रिलेटेड उसने स्टेटमेंट दी हो, या रेप से रिलेटेड दी हो, या डायरेक्टली दी हो कि मेरी जो डेथ कॉज हो रही है या जो इंजरीज मुझे मिली है ये किसकी वजह से हो रही है, ये बी की वजह से हो रही है। तो तीनों केसेस में रेलेवेंट हो जाएगा, या तो डायरेक्टली कॉज ऑफ डेथ बता दे या फिर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दे दे जिस वजह से डेथ कॉज हुई है। तो डाइंग डिक्लेरेशन के हमने सारे एसेंशियल्स अभी समझ लिए हैं। क्या क्या थे? सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी डेथ कॉज होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट है वो उसकी खुद की डेथ से रिलेटेड हो। अगर किसी और की डेथ से रिलेटेड उसने स्टेटमेंट दी है तो वो रेलेवेंट नहीं होगी। वो जो स्टेटमेंट है वो क्या कंटेन करनी चाहिए, या तो कॉज ऑफ डेथ बताए या फिर ट्रांजैक्शन बताए जिसकी वजह से डेथ हुई है। कब रेलेवेंट होगी? जब ये जो डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कोर्ट के सामने होगा, सिर्फ तभी होगी। और जरूरी नहीं है कि वो प्रोबेबिलिटी हो कि उसकी डेथ हो, वो अंडर एक्सपेक्टेशन नहीं है तब भी उसने स्टेटमेंट दी है तो वो एज डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि आगे के और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसमें अगर डेथ हो जाती है या इंसान मिल नहीं रहा है उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। थैंक यू।
इस लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लॉ प्रेप जुडिशरी आपके लिए ला रहा है इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।